न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, जो कि पॉलिटिक्स के अंडर आता है। इस वीडियो को पढ़ने के पहले अगर मैं कहूँ कि आपको क्या पता होना चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं पता होना चाहिए। अगर आप कभी स्कूल नहीं भी गए हैं या फिर स्कूल गए हैं बट आप पढ़ नहीं पाए किसी भी वजह से, और इन शॉर्ट आपको कुछ भी नहीं आता है, तो भी यहाँ पर हम लोग बिल्कुल उस लेवल से स्टार्ट करेंगे कि आपको सब कुछ समझ आता जाए और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल तक सब कुछ समझ पाओ। तो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो सबसे पहली चीज आती है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बट जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप कभी भी स्कूल कॉलेज नहीं भी गए हैं तो भी आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। इसलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और उसको हाई लेवल तक लेके जाएंगे, सब कुछ समझेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली अगर सिंपल शब्दों में कहें तो और कुछ नहीं बल्कि कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनके बेसिस पे एक कंट्री रन करती है। जैसे कि अगर आप सड़क पे फ्रीली चल सकते हो, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आपको फ्रीली चलने का अधिकार है। अगर आप किसी भी टॉपिक पे अपने व्यूज व्यक्त कर सकते हो, अपने विचार प्रकट कर सकते हो, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में लिखा है कि आपको इस चीज का अधिकार है कि आप ऐसा कर सकते हो। तो अगर अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमारा देश चलता है। तो इसको मैं लिख देता हूँ। तो देखिए, जैसा कि मैंने लिख दिया है, सिंपल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस डिजाइन्ड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री के लिए पढ़ रहे हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक कंट्री का नहीं, एक किसी कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है कि इस ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, और इनके बिहाफ पे हम हमारी कंपनी रन करेंगे। तो अगर आपने कभी भी एक बुक देखी हो या एक नोटबुक देखी हो, तो उसका स्ट्रक्चर जैसा होता है वैसा ही स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का होगा। तो अगली चीज जो हम देखेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। आर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, आपने बुक और कॉपी देखी हो तो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हमारा एक फ्रंट पेज होता है और एक लास्ट में एक बैक पेज होता है, और उसके बीच में कुछ पेजेस होते हैं। उन पेजेस में सबसे पहली चीज होती है हमारा इंडेक्स। उस इंडेक्स में लिखा होता है कि आगे आने वाले जो पेजेस हैं बुक के अंदर, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे ही जैसे कि हमारी किसी साधारण बुक में इंडेक्स होता है जहाँ पे ये लिखा होता है कि अंदर क्या आने वाला है, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला पेज होता है प्रियम्बल, जिसमें लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करते वक्त हमारी क्या मंशा थी और क्या हमारी मोटो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करने की। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहली चीज होती है प्रियम्बल। प्रियम्बल के ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे प्रियम्बल के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रियम्बल आपने, अगर आप कभी स्कूल गए हो तो आपने देखा होगा हमारी सारी बुक्स में लिखा होता है। इनफैक्ट मैथ्स और साइंस की बुक्स में भी, सिर्फ सोशल स्टडीज की बुक्स में नहीं, मैथ्स और साइंस की बुक में भी प्रियम्बल हमारा गिवन होता है, अगर आपने कभी पढ़ा हो। तो प्रियम्बल के बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला जो पेज होता है वो तो हो गया हमारा प्रियम्बल। उसके बाद जैसे कि हमारी किसी और बुक में हम लोग देखें तो उसके बाद शुरू होते हैं हमारे चैप्टर्स, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड सो ऑन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या शुरू होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर नहीं, चैप्टर की जगह हम उसे पार्ट्स बोल देते हैं। जैसे हम लोग हमारे किसी भी सब्जेक्ट को, लेट्स से मैथ्स है, उसको अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं कि एक चैप्टर एलजेब्रा हो गया, इंटीजर्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तब हमारे पास टोटल 22 पार्ट्स थे, जिनके अंदर हमने अलग अलग 395 आर्टिकल्स लिखे थे। जैसे मैथ्स में क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ्स में नहीं, आप देखते हैं कि एक चैप्टर के अंदर अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहला टॉपिक हो गया कि इंट्रोडक्शन, ये हो गया, फिर उसके बाद कोई दूसरा टॉपिक शुरू हुआ, फिर तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक।
तो ऐसे ही जो टॉपिक्स होते हैं एक चैप्टर के अंदर, वो यहाँ पे आर्टिकल्स हो जाएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो प्रियम्बल के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिवाइडेड है पार्ट्स एंड आर्टिकल्स में। पार्ट्स बेसिकली चैप्टर्स हैं और आर्टिकल्स जो इन चैप्टर्स के अंदर टॉपिक हैं वो। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल टॉपिक्स हमारे किसी भी चैप्टर के अंदर होते हैं उसके अलावा कुछ एडिशनल टॉपिक्स होते हैं। जैसे बॉक्स में कई बार कुछ कुछ बुक्स में होता है डिड यू नो, कि आपको पहले से पता था, इस तरह की चीज़ें। लास्ट में हमारी समरी होती है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, कई बार वो भी बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। तो इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ही तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है स्केड्यूल्स। स्केड्यूल्स बेसिकली मोस्टली हमें गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में बताते हैं, बट एक किस चीज़ से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन कई बार हमें गिवन होती है हमारे नॉर्मल चैप्टर्स में, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास स्केड्यूल्स होते हैं। तो प्रीएम्बल हो गया सबसे पहला, ये अगर नॉर्मल बुक से कंपेयर करें तो इंडेक्स हो गया। चैप्टर्स, पार्ट्स एंड आर्टिकल्स हो गए चैप्टर्स एंड टॉपिक्स। इसके अलावा हमारे पास हो गया स्केड्यूल। तो ये तो था एक बेसिक स्ट्रक्चर। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इसके बाद अगर बात करें तो हमने देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा गया, कब हमने उसको एक्सेप्ट किया, कितने उसमें चैप्टर्स थे, मतलब कितने उसमें पार्ट्स थे, कितने सारे टॉपिक्स थे, मतलब कितने आर्टिकल्स थे, और कितने स्केड्यूल्स थे। ठीक है। When was our constitution written? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान कब लिखा गया? तो देखो, प्रोसेस तो हमारे संविधान को लिखने का बहुत पहले शुरू हो गया था, लेकिन अगर बात करें कि कब वो पूरा लिख के ख़त्म हुआ, अप्रूव हुआ और एक्सेप्ट हुआ, तो वो अप्रूव हुआ था और एक्सेप्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950। और इसीलिए उस दिन को हम तब से लेके आज तक रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के रूप में मनाते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेड हुआ, वैसे तो 24 जनवरी को ही ये अप्रूव हो गया था, बट मतलब सारे जितने भी लोगों को, जितने भी रिस्पॉन्सिबल लोगों के सिग्नेचर्स चाहिए थे इसको अप्रूव करने के लिए, वो 24 जनवरी को ही हो गए थे। बट हमें 2 दिन और लगे उसको फाइनली एक्सेप्ट करने में। तो सब कुछ मिला के हमने 26 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट कर लिया कि यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होने वाला है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमने उस टाइम 1950 तक बहुत सारे और अलग अलग कंट्रीज थे, जैसे यूएसए, जो डेवलप हो चुके थे। तो सारी कंट्रीज के जितने भी अच्छे पॉइंट्स थे उन सारे पॉइंट्स को लेके हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और इसीलिए किसी भी और कंट्री से सबसे ज़्यादा अच्छा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बात करें कि उस टाइम जब हमने एक्सेप्ट किया था तब हमारे पास कितने पार्ट्स, आर्टिकल्स थे, तो उस टाइम हमारे पास टोटल 22 पार्ट्स थे। मतलब सिंपल टर्म्स में समझे तो 22 अलग अलग चैप्टर्स थे, जिसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे। ओके, तो ओरिजिनली और इसके अलावा हमारे पास 8 स्केड्यूल्स भी थे। 12 अब हो गए हैं, 4 स्केड्यूल्स बढ़ गए हैं प्रेजेंट डेट तक। तो तब हमारे पास 8 स्केड्यूल्स भी थे। ये कब की बात है? ये बात है जब हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया था या पहली बार लिखा था। तब हमारे पास थे टोटल 22 पार्ट्स written in 395 articles, 395 articles written in 22 parts and 8 schedules। तो ये तो बात थी जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तब की। और उस टाइम भी जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उस वक्त भी ये कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन था किसी भी और कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन में। बड़ा मतलब अगर हम एक एक वर्ड को काउंट करें कि व्हेन वाज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे अगर एक एक वर्ड को काउंट करें तो इस टर्म्स में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन था। और क्योंकि वर्ड्स ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशंस भी और प्रिंसिपल्स भी सब कुछ हमारी कंट्री के लिए जो लिखे गए थे वो किसी भी और कंट्री से ज़्यादा थे।
और अब अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं तो प्रेजेंटली हमारे पास 471 आर्टिकल्स हैं और 25 पार्ट्स हैं। और इसके अलावा हमारे पास स्केड्यूल्स जो हैं वो 12 हैं। आप अलग अलग सोर्सेज पे सर्च करेंगे तो शायद कहीं पे आपको गूगल पे या कहीं और पे जिस भी सोर्स पे आप सर्च करते हैं हो सकता है आपको मिले कि करेंटली 448 आर्टिकल्स हैं। बट वो इन्फॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है। ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन सारी जनवरी से अप्रैल 2020 तक की हैं। हो सकता है तब हमारे पास 448 आर्टिकल्स रहे हों। बट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आज की डेट पे फरवरी 2021 में हमारे पास 471 आर्टिकल्स हैं और इसके अलावा जो कि 25 पार्ट्स में लिखे गए हैं और हमारे पास 12 स्केड्यूल्स हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे लिखा गया, ओरिजिनली क्या था और अब क्या है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ओरिजिनली जब लिख दिया था कि हमारे पास 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स के अंदर 8 स्केड्यूल्स हैं, तो रूल्स और रेगुलेशंस को बदलना क्या इतना आसान है? और अगर क्योंकि बदलना मतलब या उसमें कुछ भी जोड़ना, जैसे 22 पार्ट्स हैं हम 25 पार्ट्स पे आ गए, 395 से 471 पे आ गए। तो अगर रूल्स रेगुलेशंस बदलने थे या जोड़ने घटाने ही थे तो उनको लिखा ही क्यों था? फिर तो ऐसे ही वर्बली सब कुछ चलता रहता। लेकिन कई बार क्या है कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें बदलाव की ज़रूरत होती है। हो सकता है उस वक्त कंडीशंस कुछ और रहे हों, जैसे अब डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया उस टाइम के कंपैरिजन में। तब रेलवेज की उतनी सारी ट्रेन्स नहीं थी, अब ट्रेन से मतलब हमें समय के साथ बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट मतलब कि बदलाव लाने का भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करते हैं? देखिए, आपने शायद कभी सुना हो पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में संसद कहते हैं। पार्लियामेंट में ये प्रक्रिया शुरू होती है। पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं। ऑल्दो ये सब हम आगे चल के जब कॉन्स्टिट्यूशन में 5th पार्ट पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ऐसे समझ लो कि पार्लियामेंट नाम की एक चीज़ होती है जिसके दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा में से कोई भी एक सभा के जो मेंबर्स वहाँ पे किसी भी एक सभा में किसी भी एक सेशन में ये एक बिल होता है, आपने सुना हो शायद न्यूज़ में कभी। बिल हमें पास करना होता है कि ये बदलाव या ये चीज़ हम जोड़ना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और फिर उस बिल को मेजॉरिटी, मतलब जैसे लोकसभा की बात करें तो करेंटली 2019 वाले इलेक्शन के बाद से हमारे पास 545 मेंबर्स हैं लोकसभा में। तो 2/3 पे मेजॉरिटी मानी जाती है कि 2/3 से ज़्यादा लोग अगर आपके उस बिल को एक्सेप्ट करते हैं तो मेजॉरिटी उसको एक्सेप्ट कर रही है और वो बिल आपका लोकसभा में एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके अलावा उस लोकसभा में उस बिल को एक्सेप्ट करने वाले के बाद आपको उसको राज्यसभा मतलब जो दूसरा हाउस है उसके भी सेशन में आपको उसको एक्सेप्ट करवाना होगा। राज्यसभा की बात करें तो करेंटली 250, करेंटली नहीं 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 238 होते हैं जो अलग अलग स्टेट्स और प्रोविंसेस से सिलेक्ट किए गए, और 12 को प्रेसिडेंट खुद उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, अच्छी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर हो गए कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला देश के लिए, तो उस बेसिस पे उनको डायरेक्टली प्रेसिडेंट इलेक्ट कर देता है। तो राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स और फिर उनकी भी वही 2/3 मतलब मेजॉरिटी होनी चाहिए, और दोनों हाउसेज में, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में मेजॉरिटी के साथ वो बिल एक्सेप्ट होना चाहिए। तब जाके कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है, जब दोनों हाउसेज में वो बिल एक्सेप्ट हो जाए। तो अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट की मैं यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको समझा ही दिया कि किसी भी बदलाव को कॉन्स्टिट्यूशन में लाने को हम अमेंडमेंट कहते हैं। तो सो फार टोटली हम 104 बार अमेंडमेंट कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर अभी की बात करें फरवरी 2021 तक की। और लेटेस्ट जो हमारा 104वां अमेंडमेंट था, लेटेस्ट मैं सारे ही लिख देता हूँ 100 के बाद से, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले यहाँ पर आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 100 के बाद के लगभग सारे ही उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए हैं। तो 100th अमेंडमेंट जो था,
100th अमेंडमेंट जो था वो था हमारा इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के, जो भी पहले डिसाइड किया होगा कि ये जगह हमारी है, ये जगह तुम्हारी है, ये बॉर्डर है, तो उन चीज़ों में चेंजेस लाए गए कुछ। हो सकता है इंडिया ना खुश हो या बांग्लादेश ना खुश हो कि नहीं ये बॉर्डर नहीं है, ये आप गलत कर रहे हो, ये बॉर्डर होनी चाहिए। तो 100th अमेंडमेंट जो था उसमें इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर चेंज करे गए। 101st अमेंडमेंट तो आप सबको पता है, जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। ये कहा गया कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस चल रहे हैं हमारी कंट्री में उन सबको हटा के हम लोग सिर्फ एक टैक्स लेके आए हैं जिसका नाम होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो 101वीं बार जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया तब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला, पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस लिखे गए होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको हटा के अब जीएसटी लिख गया है वहां पर। तो जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर दिया हमने इनडायरेक्ट टैक्स को हटा के। 102वां जो था उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया एनसीबीसी को, जो बैकवर्ड कास्ट की हमारी कम्युनिटी है, तो सॉरी, तो उनको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया। और 102वीं अमेंडमेंट जो हुई है ये आई थी, मेरे को याद है इसलिए मैं बता देता हूँ, 123rd बिल में। मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि हर बार एक बिल, एक प्रस्ताव करो, मतलब आप अपना विचार रखो कि मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन में ये गलत है, चलो इसको बदल देते हैं, तो इतना आसान तो नहीं है बदलना। तो क्या हुआ कि 102वीं बार तो ये बदला हुआ 100, अगर 100 इस नंबर 102 की बात करें तो ये वो है कि इसके पहले 101 बार कॉन्स्टिट्यूशन बदल चुका है, मतलब एक्सेप्ट हो गए। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि उसके पहले आए सारे बिल एक्सेप्ट हुए। तो एक्चुअली ये जो 102वां हमारा अमेंडमेंट था ये 123rd बिल था, ये 102वां बिल नहीं था, ये 123वां बिल था। मतलब कि इसमें से टोटल कितने हो गए, 123, 102, 21 बिल ऐसे थे जो इस टाइम तक रिजेक्ट हो चुके थे, कि ये नहीं है कि तुम्हारी मनमानी है जब चाहो कॉन्स्टिट्यूशन बदल लो। तो 21 बिल ऐसे भी थे जो रिजेक्ट हो चुके थे ऑलरेडी, कि नहीं ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मुझे याद था इसलिए मैंने बता दिया कि ये 123rd बिल था जो आया था और एक्सेप्ट हो गया था, इसलिए इस वाली लिस्ट में भी जुड़ गया कि कितनी बार अमेंड हुआ। 103 की बात करें तो ये भी आप सबको पता होगा, ईडब्ल्यूएस कोटा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हैं उनको रिजर्वेशन दिया गया अलग अलग पॉलिसीज में, अलग अलग लेट्स से, जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्स बच्चे देते हैं वहाँ पे अलग अलग रिजर्वेशन होते हैं, तो वहाँ पे एक और रिजर्वेशन बढ़ाया गया बाकी सारे कास्ट और उन सब के बेसिस के अलावा, कि इकोनॉमिकली जो लोग वीकर हैं उनको भी 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सिर्फ एग्जाम्स में नहीं, अलग अलग और अलग जगहों पे भी, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो गई तो उसमें भी आपको 10%, आपको मतलब जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनको 10% रिजर्वेशन मिलता है। उसके बाद बात करें आज के लास्ट टॉपिक की, तो वो है 104th अमेंडमेंट, और ये आपके लिए होमवर्क है, थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी है। हल्की सी हिंट मैंने यहाँ पे लिख दी है कि SC ST का जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनका पार्टिसिपेशन कहीं पर बढ़ाया या घटाया गया है। ऑब्वियसली वैसे बढ़ाया गया होगा, हो सकता है घटाया गया हो, तो ये आपको सर्च करना है कि 104th हमारा जो अमेंडमेंट एक्ट है वो कब आया और उसमें क्या हुआ, और आपको कमेंट्स में लिखना है अगर आपके पास टाइम हो पढ़ने के बाद कि ये 104th अमेंडमेंट क्या था। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सिंपल एक स्ट्रक्चर देखा। सबसे पहले हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, फिर उसका स्ट्रक्चर देखा, उसको कंपेयर किया ताकि आपको याद रहे कि, उसको कंपेयर एक बुक से किया ताकि आपको याद रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या स्ट्रक्चर रहेगा उसका। उसके बाद स्ट्रक्चर की ओवरव्यू तो हमने नहीं देखी, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्या हमारे पार्ट्स हैं, कैसे कैसे हमने उन्हें डिवाइड किया है। और बेसिकली ओवरव्यू से आप समझ जाएंगे कि इस पूरे कोर्स में हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली पूरे 470 आर्टिकल्स हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर आपकी पर्सनल नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद हमने देखा कि अमेंडमेंट क्या होता है, और कुछ रिसेंट अमेंडमेंट जो हुए हैं लगभग पिछले 3-4 सालों में वो देख लिए कि क्या क्या कैसे कैसे अमेंड हुए। बीच में एक हमने एडिशनल चीज़ जो आगे चल के हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पार्लियामेंट, और पढ़ी थी अमेंडमेंट के लिए कि पार्लियामेंट क्या होती है, उसके क्या हाउसेज होते हैं, हल्का सा हमने उसके बारे में जाना क्या होता है, बट उसको हम लोग डिटेल में आगे जब हम पार्ट 5 पढ़ेंगे, पार्ट 5 के अंदर आता है पार्ट 6 पार्ट 5, तब हम लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में भी डिटेल में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ये होमवर्क आपको करना है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर, और चैनल पे सारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।